अच्छा, ये स्क्रीन नजर आ रही है मेरी? जी सर। हमें कुछ अभी इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स देखने हैं इस चैप्टर में। बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक्स का चैप्टर है। सबसे पहले हमने सीआरओ देख लिया था। अब हमें दूसरे इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स देखने हैं। पहला है पोटेंशियल डिवाइडर। पोटेंशियल डिवाइडर जैसे कि नाम से जाहिर है कि पोटेंशियल को या वोल्टेज को डिवाइड करेगा ये, ठीक है। तो इस तरह का डिवाइडर सर्किट कैसा होता है वो हम यहाँ देखते हैं। मेरी थोड़ी सी आवाज़ वो है, डिस्टर्ब है। आराम आराम से मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। कहीं समझ ना आए कुछ तो रिपीट पूछ लेना, सही। ये वोल्टेज सोर्स है। इसके बाद आपने दो सीरीज में रजिस्टर लगा दिए, R1 R2। अब आपको पता है सीरीज में करंट डिवाइड नहीं होता, वोल्टेज डिवाइड हो जाता है। तो वो वी जो है वो V1 और V2 में डिवाइड हो जाएगा। यहाँ V1 अपीयर होगा यहाँ पे सामने, क्योंकि अक्रॉस होता है। या R2 के अक्रॉस V2 अपीयर होगा, ठीक है। तो ये वोल्टेज हो गया डिवाइड। इस तरह के सर्किट को हम कहते हैं वोल्टेज डिवाइडर सर्किट। अच्छा, इसमें वोल्टेज डिवाइडर के हमारे पास और बहुत सारे मेथड है, लेकिन यहाँ पर फिक्स रजिस्टर वाला मेथड यही है। फिक्स रजिस्टर में R1 और R2 जो है वो फिक्स रजिस्टर्स हैं। आगे दूसरे सेकंड थर्ड टॉपिक हम देखेंगे, वेरिएबल रजिस्टर भी लगा सकते हैं, उनसे भी वोल्टेज वेरी करा सकते हैं। फिक्स रजिस्टर में इस तरह से होता है। अच्छा, इसको कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या है? फॉर एग्जाम्पल मुझे ये V डिवाइड हो गया V1 V2 में। मुझे अगर V1 चाहिए ना, तो मैं क्या करूंगा, V1 इक्वल्स टू, यहाँ पे देखो न्यूमरेटर में R1 लिखूंगा, क्योंकि V1 किसका क्रॉस आ रहा है, R1 के। तो R1 को न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में बाकी रजिस्टर का सम, यानी R1 R2 का सम। अगर यहाँ तीन भी होते हैं ना, तो R1 R2 R3 का सम होता है डिनोमिनेटर में, मल्टीप्लाई बाय द टोटल वोल्टेज, जो टोटल वोल्टेज डिवाइड हुआ है। ये फॉर्मूला V1 निकालने का। अब V2 चाहिए तो V2 का सम R2 है, वो न्यूमरेटर में आ गया, डिनोमिनेटर में R1 R2 का सम, ठीक है। ये तरीका होता है आपको वोल्टेज डिवाइडर में इंडिविजुअल वोल्टेज फाइंड करने का, पीडी जिसको कहते हैं। उसको पढ़ भी लेते हैं। It is a device used to vary the potential according to the requirement in the circuit. Example, rheostat, LDR, thermistor are the potential dividers. जैसे मैंने तो बताया था कि अलग अलग किस्म के होते हैं पोटेंशियल डिवाइडर्स में, अलग अलग काइंड ऑफ रेजिस्टर्स होते हैं। यहाँ हमने फिक्स रेजिस्टर्स देखे, यहाँ पर वेरिएबल भी लग सकते हैं रेजिस्टर। जैसे कि रियोस्टेट एक वेरिएबल रेजिस्टर है, जिसमें लेंथ वेरी कराने से रेजिस्टेंस वेरी होती है। LDR लाइट डिपेंडेंट रेजिस्टर है, इसमें क्या होता है, लाइट की वैल्यू चेंज करने से रेजिस्टेंस चेंज होती है। तीसरा है थर्मिस्टर। थर्मिस्टर सर आपकी आवाज बहुत हल्की आ रही है। अब आ रही है? जी सर, अब ठीक है। यार थोड़ा मेरा गला खराब है ना, तो शायद आवाज कट रही होगी। तो जहाँ पे भी कम लगे ना आप बता देना मुझे, ठीक है। थर्मिस्टर जो है वो है हीट डिपेंडेंट रेजिस्टर। हीट चेंज यानी टेम्परेचर चेंज या कम या ज्यादा होगा ना, तो रेजिस्टेंस में चेंज आएगा, सही है। इन सबको हम यहाँ नीचे देखेंगे। The voltage or potential difference across the given resistance can be calculated by the formula V1 and V2, ठीक है। A potentiometer regulates the potential difference across a device. It allows the potential difference to be varied from its maximum value to the zero value. Any required fraction of the total PD can be tapped off by adjusting the side contacts. देखो हमें ये कह रहे हैं कि इसको पोटेंशियल डिवाइडर हम कह रहे हैं ना, इसका एक और नाम है पोटेंशियोमीटर। पोटेंशियोमीटर भी कहते हैं। फॉर एग्जांपल आपने क्या किया, ये इस रजिस्टर पे रखा है, आप यहाँ सेंटर में भी ला सकते हो, उसके नीचे भी ला सकते हो। जितना वेरी कराओगे उतना वोल्टेज वेरी करेगा, यानी कि रेजिस्टेंस की लेंथ चेंज करोगे तो वोल्टेज चेंज होगा। ये हमने पोटेंशियोमीटर या पोटेंशियल डिवाइडर का पर्पज होता है। अब हमारे वेरिएबल रेजिस्टर्स में आते हैं LDR, लाइट डिपेंडेंट रेजिस्टर्स, यानी कि लाइट बढ़ेगी तो रेजिस्टेंस पे क्या फर्क पड़ेगा। LDR stands for light dependent resistor. Its symbol is like this. देखो ये सिंबल है, एक फिक्स रेजिस्टर बना हुआ है, सर्कल बना हुआ है, इस पे दो एरो आ रहे हैं, सही है। अब आपने एक सर्किट बनाया, ये भी डिवाइडर सर्किट है,
लेकिन इसके अंदर क्या है, एक फिक्स रजिस्टर है बल्ब, बल्ब जो है फिलामेंट लैम्प जो है एक फिक्स रजिस्टर है, एक आपने वेरिएबल रजिस्टर लगा दिया। वेरिएबल रजिस्टर क्या है, एलडीआर, यानी इसमें लाइट पड़ेगी तो इसकी रेजिस्टेंस चेंज होगी, तो इसके अंदर से जाने वाला करंट चेंज होगा, वो करंट बल्ब के अंदर जाएगा। तो हम कहते हैं इन द डार्कनेस रेजिस्टेंस ऑफ एलडीआर इज वेरी हाई। डार्कनेस होगी यानी इसके ऊपर लाइट नहीं आ रही, तो क्या होगा, रेजिस्टेंस हाई हो जाएगी। सो मैक्सिमम वोल्टेज ऑफ बैटरी इज यूज्ड। रेजिस्टेंस हाई होगी तो V इक्वल्स टू आई आर, वोल्टेज डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस, तो मैक्सिमम वोल्टेज यूज हो जाएगा। ठीक है, इट इज यूज अक्रॉस द एलडीआर, द वोल्टेज लेफ्ट फॉर द बल्ब इज वेरी लो एंड इन ब्राइटनेस इट हैपेंस रिवर्स। क्या हुआ, जब आपकी यहाँ पर डार्कनेस है, डार्कनेस होगी तो क्या होगा, एलडीआर जो है वो ज्यादा वोल्टेज अपने अंदर रखेगा। क्यों, क्योंकि इसकी रेजिस्टेंस भी हाई हो गई ना। डार्कनेस में एक रूल ये तो याद रखना है आपको कि एलडीआर जो है वो डार्कनेस में हाई रेजिस्टेंस ऑफर करता है और ब्राइटनेस में लो रेजिस्टेंस ऑफर करता है, वेरिएबल रेजिस्टर है ना। आपने कहा कि अगर ये डार्कनेस होगी तो हाई रेजिस्टेंस होगी, हाई रेजिस्टेंस होगी तो वोल्टेज भी यहाँ पे हाई अपियर हो रहे होंगे, यानी कि इस V को डिवीजन जो होगी, मैक्सिमम पोर्शन यहाँ आ जाएगा एलडीआर के अक्रॉस और थोड़ा सा पोर्शन बल्ब पे आ रहा होगा, तो इसका मतलब बल्ब जो है वो डिम हो जाएगा। बल्ब को ज्यादा वोल्टेज दोगे तो ज्यादा करंट आएगा ना उसके अंदर, तो बल्ब पे वोल्टेज ही कम आएंगे तो बल्ब तो डिम हो जाएगा। ठीक है, ब्राइटनेस में उल्टा हो जाएगा, ब्राइटनेस आ रही होगी लो रेजिस्टेंस हो जाएगी, लो वोल्टेज आएंगे यहाँ पे, हाई वोल्टेज बल्ब पे क्रॉस आएंगे, तो बल्ब क्या हो जाएगा, लाइट अप हो जाएगा। ठीक है, तो कहते हैं डार्कनेस द रेजिस्टेंस ऑफ एलडीआर इज वेरी हाई, इट वुड नॉट अलाउ द करंट ऑफ बल्ब, इन ब्राइटनेस रेजिस्टेंस फॉल्स एंड अलाउज करंट फॉर बल्ब। ठीक है, तो इनके लाइट इंटेंसिटी अगर डार्क है, डार्कनेस है, तो रेजिस्टेंस ऑफ एलडीआर हाई हो गई, करंट इन एलडीआर लो हो गया, करंट इन बल्ब ऑफ। क्यों भाई, अगर डार्कनेस है, यहाँ पे हाई रेजिस्टेंस है, तो हाई रेजिस्टेंस है तो इसके अंदर से करंट बहुत कम गुजरेगा, तो करंट तो सीरीज में है, जो करंट इसमें से गुजरेगा वो करंट इसमें से गुजरेगा, तो जब इसमें से करंट हाई रेजिस्टेंस होगी, करंट ना होने के बराबर गुजरेगा, तो यहाँ भी नहीं जाएगा, तो ये बल्ब डार्कनेस ऑफ हो जाएगा। अब ब्राइटनेस में क्या होगा, तो ब्राइटनेस होगी लो रेजिस्टेंस होगी, मैक्सिमम करंट गुजर जाएगा एलडीआर में से, तो जो मैक्सिमम इसमें से गुजरेगा वो बल्ब में से भी गुजरेगा क्योंकि सीरीज में है, तो बल्ब ऑन हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ रही है। जी सर। ये देखो ये जो है ना वो सर्किट्स होते हैं तो सेंसर बेस्ड सर्किट्स होते हैं। जैसे आपने कहीं पे सेंसर लगाया कि भाई अगर यहाँ लाइट आ जाए तो करंट फ्लो कर जाए, लाइट नहीं आए तो करंट फ्लो ना करे। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल आपके कर्टन लगे हुए हैं, ऑटोमेटिक कर्टन हैं सेंसर बेस्ड, तो उसमें क्या हो जाएगा, उसमें इस तरह से आपने प्रोग्रामिंग कर दी कि भाई अगर दिन का वक्त है तो कर्टन ऑपरेट हो जाए, करंट आ जाए खुल जाए, रात का वक्त होगा तो क्या हो जाएगा, ब्राइटनेस डार्कनेस आ जाएगी, करंट कम गुजरेगा, कर्टन्स बंद हो जाएं ताकि लाइट बाहर की ना आए ना, अंधेरा होगा ना बाहर तो। ठीक है, इस तरह के सेंसर यूज किया जाता है। फिर थर्मिस्टर, थर्मिस्टर भी एक वेरिएबल रजिस्टर है, लेकिन ये हीट डिपेंडेंट टेम्परेचर डिपेंडेंट रजिस्टर है। इट इज टेम्परेचर डिपेंडेंट रजिस्टर, थर्म का मतलब हीट। ठीक है, इट्स सिंबल इज यूज्ड इन, सिंबल इज दिस, ये सिंबल है, ऐसे फिक्स रजिस्टर बनाया हुआ और एक लाइन यहाँ से आएगी और ये टेढ़ी हो जाएगी, देख रहे हो ऐसे। इट इज यूज्ड इन फायर अलार्म्स, फायर अलार्म्स के अंदर आप यूज करते हैं। कैसे भाई, ये देखें, वोल्टेज है, करंट गया, थर्मिस्टर, फायर अलार्म। अब क्या हो रहा है, टेम्परेचर अगर लो है तो रेजिस्टेंस हाई है, थर्मिस्टर की टेम्परेचर लो है, रेजिस्टेंस हाई है, करंट नहीं गुजरेगा। ठीक, करंट नहीं गुजरेगा तो करंट इन थर्मिस्टर इज लो, थर्मिस्टर में करंट नहीं गुजरेगा, सीरीज में है, फायर अलार्म में से भी नहीं गुजरेगा, फायर अलार्म ऑफ रहेगा। फिर क्या हुआ भाई, हाई पे टेम्परेचर हाई है, लो रेजिस्टेंस आएगी हमें,
लो रेजिस्टेंस है, ये हाई करंट जाएगा, हाई करंट इसमें से गुजरेगा तो ये ऑन हो जाएगा फायर अलार्म। ठीक है, तो यानी कि टेम्परेचर इज लो, द रेजिस्टेंस ऑफ thermistor is high, so maximum voltage of the battery is used across the thermistor. The voltage left for fire alarm very low, and at brightness it happens reverse. Brightness नहीं, सॉरी ये गलत है, ये थर्मिस्टर है, तो यहाँ ब्राइटनेस नहीं होगा, यहाँ पे पहले हमने क्या कहा है, हाँ इधर आप लिखते हैं इन केस ऑफ हाई टेम्परेचर इट रिवर्सेस, इट हैपेंस रिवर्स। ठीक है, इन ब्राइटनेस को काट के लिखते हैं इन केस ऑफ हाई टेम्परेचर इट हैपेंस रिवर्स। द टेम्परेचर इज लो, रेजिस्टेंस ऑफ द थर्मिस्टर इज हाई। अगर टेम्परेचर लो होगा, रेजिस्टेंस हाई नहीं लो होगी, उसको भी कैंसिल करें। एक मिनट, क्यों ये अजीब लिखा हुआ है, टेम्परेचर इज लो, रेजिस्टेंस इज हाई, ठीक है, तो ये रिपीट क्या हो रहा है, एक मिनट देख लीजिएगा, सही सही रिपीट नहीं है, दूसरी स्टेटमेंट है। इफ द टेम्परेचर इज लो, द रेजिस्टेंस ऑफ थर्मिस्टर हाई and does not allow current for the fire alarm. If temperature is high, resistance falls and it allows current for the fire alarm. वही वाली बात है, दूसरे अंदाज से बताइए, ऊपर वोल्टेज की तरह हमने बताया था, यहाँ पर करंट की फॉर्म में डिस्क्राइब किया। ठीक है, लेकिन बॉटम लाइन क्या है कि भाई अगर टेम्परेचर लो है तो लो टेम्परेचर पे फायर अलार्म को ऑन नहीं होना चाहिए ना, तो वैसे ही सिस्टम हमारा काम करेगा। टेम्परेचर लो है, थर्मिस्टर की रेजिस्टेंस हाई होगी, करंट लो गुजरेगा हाई हाई रेजिस्टेंस की वजह से, तो फायर अलार्म ऑफ है। और इसी तरह अगर हाई टेम्परेचर है तो अब फायर अलार्म को ऑन होना चाहिए, तो टेम्परेचर लो शो कर, वो रेजिस्टेंस लो शो करेगा, करंट हाई जाएगा इसमें से, ऑन हो जाएगा अलार्म। ठीक है, यहाँ तक कोई सवाल? sir. ओके, फोर्थ डिवाइस हमारी जो है वो है डायोड। डायोड का सिंबल ऐसा होता है, एक सर्कल, इसके अंदर एक ट्रायंगल, एक प्लेट। ये वाली जो साइड है ना ट्रायंगल वाली, ये डायोड की पॉजिटिव साइड होती है, और ये प्लेट वाली साइड है ना, ये नेगेटिव साइड होती है। डायोड का काम क्या होता है, डायोड जो है वो अपने अंदर से, डायोड जो है बेसिकली एसी को डीसी में कन्वर्ट करने का काम आता है। कैसे कन्वर्ट करता है, यहाँ से देखते हैं हम। देखो फॉर एग्जांपल ये सर्किट है डायोड का, ये सर्किट है, इसमें हमने एसी थी, इनपुट पे एसी है, ऑल्टरनेटिंग करंट है, यहाँ डायोड लगा दिया, यहाँ रजिस्टर है, डायोड में जो करंट गुजरेगा उसको हम यहाँ पर सीआरओ लगा देंगे रजिस्टर के अक्रॉस, तो उसकी वेव फॉर्म बन जाएगी। ठीक है, इट इज यूज्ड टू कन्वर्ट एसी टू डीसी, द कन्वर्जन ऑफ एसी टू डीसी इज कॉल्ड रेक्टिफिकेशन। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, रेक्टिफिकेशन कहते हैं। एसी को डीसी में कन्वर्ट करेंगे, कैसे करेंगे, पहले पॉजिटिव साइकिल आई एसी, इसमें से गुजरी, यहाँ से गुजर जाएगी, यहाँ से गुजर जाएगी, तो यहाँ पर एक पॉजिटिव साइकिल बन जाएगी ऐसे। लेकिन डायोड का प्रिंसिपल है कि डायोड की पॉजिटिव साइड पे अगर आप नेगेटिव करंट दे दो ना, तो डायोड उसको आगे नहीं जाने देगा, यूनि डायरेक्शनल करंट को अलाउ करता है। तो अब क्या होगा, फर्स्ट साइकिल तो गुजर गई, सेकंड साइकिल नेगेटिव है, नेगेटिव साइकिल यहाँ आएगी, डायोड उसको रोक देगा अंदर जाने से, तो रजिस्टर के अक्रॉस जीरो वैल्यू आएगी ऐसे, ये जीरो हो गई। फिर पॉजिटिव आई तो यहाँ साइकिल आ गई, फिर नेगेटिव आई, रोक देगा जीरो। इसी तरह ये वेव फॉर्म बन गई। इसको क्या कहते हैं, हाफ वेव रेक्टिफिकेशन। क्यों, क्योंकि एक वेव को कर रहा है रेक्टिफाई, दूसरी को जीरो कर रहा है, फिर एक को कर रहा है, दूसरी को जीरो कर रहा है, फिर एक को कर रहा है, दूसरी को जीरो कर रहा है। तो ये प्रोसेस है तो सही एसी को डीसी में कन्वर्ट करने का, लेकिन इसमें 50% वेव आपकी ज़ाया हो रही है। ठीक है, दूसरा मेथड होता है फुल वेव रेक्टिफिकेशन, वो आपके कोर्स में नहीं है। उसमें क्या होता है, उसमें दो डायोड, एक ऊपर लगाते हैं ऐसे और एक नीचे लगाते हैं उल्टा, यानी इसकी प्लेट वहाँ और ट्रायंगल यहाँ, तो उसमें क्या होता है, दोनों वेव रिकवर हो जाती है। अब देखो डायरेक्शन एक हो गई ना, इसलिए डीसी करंट हो गया, डीसी की डायरेक्शन एक होती है, लेकिन हमने क्या पढ़ा, डीसी तो स्ट्रेट लाइन होता है, ये तो यूं कर्व बन रहा है। तो इस तरह की डीसी को हम क्या कहते हैं, पल्सेटिंग डीसी। क्या कहते हैं, पल्सेटिंग डीसी या इम्प्योर डीसी या डिस्टॉर्टेड डीसी। ठीक है, तो ये स्ट्रेट लाइन नहीं है ना, इसमें इम्प्योरिटीज हैं,
जब कभी यूपीएस का आप देखोगे ना, यूपीएस की लाइट चली जाती है, यूपीएस से फैन चलता है तो स्लो हो जाता है, आवाज आना शुरू हो जाती है, क्योंकि यूपीएस जो आउटपुट देता है ना वो रेक्टिफिकेशन वाला आउटपुट देता है। इन्वर्टर लगे होते हैं उसके अंदर ना, तो उसके अंदर भी ऐसे ही होता है कि वेव जो है स्ट्रेट डीसी नहीं होती, इस तरह की कर्व होती है। तो क्या होता है, ये कर्व जो है इसमें इम्प्योरिटी है, इसको सीधा करने के लिए फिल्टर लगाए जाते हैं। यार हम घरों में तो नहीं लगाते, इंडस्ट्रीज में लगाए जाते हैं क्योंकि उनकी मशीनें महंगी होती है ना। यहाँ तक क्लियर डाउट? जी सर। ज्यादा आवाज में मुश्किल तो नहीं हो रही समझने में आपको? बोलना। सर थोड़ी थोड़ी सी वो हो रही है। अच्छा अच्छा, जहाँ पर नहीं समझ में आया तो मुझे बता देना, ठीक है? जी सर। ओके, कैपेसिटर। इट इज कैपेसिटर क्या होता है बेसिकली, ये चार्जेस को स्टोर कराने की डिवाइस है। हमने देखा फैन में कैपेसिटर लगा होता है करके, तो यही करता है कि थोड़ी सी चार्जेस स्टोर करता है और जब जरूरत होती है दे देता है। ठीक है, तो ये कैपेसिटर जब हम, जैसे कोई मैन्युफैक्चर होगा कैपेसिटर का, वो कैपेसिटर को यूज करेगा इसमें एनर्जी स्टोर कराने के लिए। हम जो यूजर है हम लेके आएंगे, हम उसमें से एनर्जी स्टोर नहीं कराएंगे, डिस्चार्ज करवाएंगे ताकि हमें यूज मिल जाए, जिसमें फैन में मोटर में जिसमें भी लगाएंगे। तो इट इज यूज टू स्टोर चार्जेस। इट्स सिंबल इज लाइक दिस। क्या सिंबल है, एक लाइन यहाँ से दो प्लेट्स बीच में, दो प्लेट्स का सिंबल क्या बता रहा है कि बीच में गैप है जहाँ पे इंसुलेशन मटेरियल है, लेकिन हमें वो पढ़ना नहीं है, हमारे कोर्स में सिर्फ ये सिंबल है और इसका यूजेज है। तो कैपेसिटर कहाँ यूज होता है, जहाँ पर स्विचिंग करनी होती है ना सर्किट्स में, वहां पर यूज होता है। जैसे फॉर एग्जांपल ये एक सर्किट है, इसके अंदर मैंने एक बैटरी दी है, स्विच S1 दिया, S2 दिया, बीच में कैपेसिटर लगा दिया। अब जैसे ही मैं स्विच S1 को क्लोज करता हूँ, S2 ओपन है, तो यहाँ से करंट जाएगा S1 से, कैपेसिटर को चार्ज करेगा, वापस आ जाएगा। ठीक है, चार्ज हो रहा है, ये फुल चार्ज हो जाएगा ना जब कैपेसिटर, तो मैं S1 खोल दूंगा, S2 बंद कर दूंगा, तो क्या हो जाएगा, S2 के लिए बैटरी का काम ये कैपेसिटर कर रहा होगा, ये डिस्चार्ज होगा, S2 से गुजरेगा, बल्ब को जला देगा। ठीक है, समझ में आती है बात? सर रिपीट करना। देखो मैं बताता हूँ, यहाँ पर हमने पहले बैटरी लगाई है, बैटरी के साथ स्विच S1 है। ठीक है, अभी से दोनों स्विच खुले हुए हैं ना, ओपन है। स्विच ओपन होता तो हमें पता है करंट नहीं गुजरता, ऐसे ही है। स्विच ओपन होंगे तो करंट फ्लो नहीं करेगा ना। जी सर। क्या बोल रही हो बेटा? ये बात पता है ना आपको, अगर स्विच ओपन होता जी है, सर। ओके, तो करंट नहीं पास ऑन होगा। तो हम क्या कर रहे हैं, हमने स्विच S2 को ओपन रखा है, S1 को क्लोज करा दिया, तो इसमें से करंट जाएगा, S1 से जाएगा, कैपेसिटर में जाएगा, क्योंकि S2 तो ओपन है तो यहाँ जाएगा ही नहीं करंट, कैपेसिटर में जाएगा, कैपेसिटर चार्ज होना शुरू हो जाएगा, चार्ज होता रहेगा, एक वक्त आएगा जब सैचुरेट हो जाएगा, कैपेसिटर फुल चार्ज हो जाएगा, तो हम क्या करेंगे, S1 ओपन कर देंगे, S2 को क्लोज कर देंगे। तो S2 क्लोज होगा तो इस सर्किट के लिए ये कैपेसिटर एक तरह की बैटरी का काम कर रहा होगा, बैटरी वाला काम कर रहा होगा, यानी कि यहाँ से अब जो चार्जेस स्टोर हुए थे वो यहाँ से डिस्चार्ज होंगे, यहाँ से जाएंगे और बल्ब को लाइट अप करा देंगे। ऐसे तो घूमते रहेंगे जब तक ये खत्म नहीं हो जाते चार्जेस। ठीक है, अब समझ में आ जी गया? सर। तो when switch S is closed, S1 is closed, the capacitor takes some time for charging. When the capacitor is fully charged, then switch S1 is open and S2 is closed. The charge stored in the capacitor is released for bulb. ठीक है, S2 को क्लोज किया तो S2 बल्ब, कैपेसिटर जो है वो बल्ब को ऑन कराने के काम आ रहा है। अच्छा, नेक्स्ट टॉपिक है रेजिस्टर्स एंड देयर कलर्स। जैसे फॉर एग्जांपल हमें रेजिस्टेंस की वैल्यू निकालनी होती है, तो हम V इक्वल्स टू IR से निकालते हैं ना, V अपॉन I इक्वल्स टू R।
लेकिन ये कब होता है जब हमारे पास सर्किट में रेजिस्टर हो, करंट हो, वोल्टेज हो। लेकिन अगर हमारे पास कोई सर्किट नहीं है, हमें क्या है, ऐसे हाथ से उठा के देख के बताओ कि ये रेजिस्टर की वैल्यू कितनी है, कितने ओम का रेजिस्टर है। तो उसको देखने के लिए हमारे पास एक टेक्निक है, वो ये है कि कलर कोडिंग होती है रजिस्टर के ऊपर। ये रजिस्टर देखोगे ना आप रियल में कभी, तो ऐसे ब्लॉक होता है रेक्टेंगुलर, उसके ऊपर लाइनें होती हैं ऐसी, एक दो तीन, ये 3 लाइंस होती हैं। इन लाइंस के कलर होते हैं, ठीक है, अलग अलग कलर में होती है ना ये लाइंस, ऑरेंज येलो ग्रीन ब्लू, अलग अलग कलर होते हैं। तो इन लाइन के कलर का कोड यहाँ पे चार्ट में दिया हुआ है आपको। फॉर एग्जाम्पल ब्लैक है, ब्राउन है, रेड है। तो करना क्या है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ फर्स्ट कलर है आपका, कहाँ है नीचे देखते हैं, ग्रीन कलर आपका पहला पहला कलर है। ग्रीन की वैल्यू कितनी है यहाँ पर, कलर कोड क्या है, 5 है। तो एज इट इज आप 5 लिख दोगे, ठीक है। सेकंड कलर क्या है, वॉयलेट, वॉयलेट का कोड क्या है, 7, 7 भी एज इट इज लिख दोगे। थर्ड कलर में थोड़ा सा टेक्निक है, थर्ड कलर क्या है, रेड, रेड की वैल्यू है 2। तो आप नीचे 2 नहीं लिखोगे, 2 टाइम्स 0 लिख दोगे, ठीक है। जो थर्ड कलर है ना, वो नंबर ऑफ जीरोस को रिप्रेजेंट करता है। बाकी फर्स्ट और सेकंड कलर एज इट इज आ जाएंगे। तो ये कितना हो गया, 5700 ओम हो गया, ठीक है, 5.7 किलो ओम। ठीक है, समझ में आ रही है बात है? जी सर। वेरी गुड। ये तो हमारा हो गया चैप्टर खत्म। अब हमारा लास्ट चैप्टर स्टार्ट होता है, जिसे हम कहते हैं रेडियो एक्टिविटी। कभी नाम सुना है इसके बारे में? एनी आइडिया रेडियो एक्टिविटी क्या होता है? नहीं सुना? रेडियो एक्टिविटी के अंदर हम बेसिकली पढ़ेंगे, ये इसकी न्यूक्लियर फिजिक्स की स्टडी है बेसिकली। व्हाट इज न्यूक्लियर फिजिक्स? न्यूक्लियर फिजिक्स इज अ स्टडी ऑफ न्यूक्लियर रिएक्शन और द रिएक्शंस कॉज्ड बाय द न्यूक्लियस, नॉट द होल एटम, न्यूक्लियस, ठीक है। तो रेडियो एक्टिविटी के अंदर हम क्या पढ़ेंगे, हम जो है ऐसे एलिमेंट्स को पढ़ेंगे जो नेचुरली या आर्टिफिशियली रेडियो एक्टिव है। रेडियो एक्टिव वो मटेरियल होता है जो अपने अंदर से कुछ रेडिएशंस को एमिट करता है, खुद ब खुद, स्पॉन्टेनियसली, किसी कोई इनको फोर्स नहीं करता, कोई इनको रिएक्शन नहीं आता, नेचुरली इनके अंदर से इनविजिबल रेज और पार्टिकल्स इमिट होते हैं, ठीक है। तो ये क्यों होते हैं, क्योंकि इनके जो न्यूक्लियस होते हैं ना, वो अनस्टेबल सर होते हैं। जी, हेलो। स्ट्रक्चर एटम पढ़ते हैं सबसे पहले। रेडियो एक्टिविटी से पहले हमें इसकी कुछ प्री रिक्विजिट नॉलेज होनी चाहिए ना, कि एटम का स्ट्रक्चर कैसे होता है। तो की पॉइंट्स है, द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ एन एलिमेंट इज कॉल्ड एन एटम। सबसे छोटा पार्ट जो है किसी भी मैटर का, वो एटम कहलाता है, आपको पता होगा। द सेंट्रल पार्ट ऑफ एन एटम इज कॉल्ड न्यूक्लियस। हर एटम के बिल्कुल सेंटर में जो है छोटा सा एक एरिया होता है, उसे न्यूक्लियस कहते हैं। द न्यूक्लियस कंसिस्ट ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। तो प्रोटॉन इज पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स, सो अ न्यूक्लियस कैरीज अ पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि न्यूट्रॉन जो है वो न्यूट्रल होते हैं ना, उनके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, तो इसलिए प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज है, तो पूरा न्यूक्लियस आपका पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। द इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन नियरली सर्कुलर ऑर्बिट्स। इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे होते हैं अराउंड। सिंस एन एटम is neutral, so the number of electrons in an atom is equal to the number of protons. वही वही बात पढ़ रहे हैं जो हमने स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी पढ़ी थी, कि नॉर्मल स्टेट पे एटम जो है वो न्यूट्रल होता है, सो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर इक्वल टू द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, ठीक है। अब कुछ बेसिक टर्म्स पढ़ते हैं एटम की। सबसे पहले हम देखते हैं एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर को रिप्रेजेंट किससे करते हैं, जेड से करते हैं। दूसरा एटॉमिक मास, इसको करते हैं ए से। तीसरा आइसोटोप्स, ठीक है। एटॉमिक नंबर क्या होता है, जिसे आप प्रोटॉन नंबर भी कहते हैं,
because it represents the number of protons in an element. ठीक है, नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन एटम या एलिमेंट। लेकिन हम इलेक्ट्रॉन को नहीं, हम प्रोटॉन को ही बेस बनाएंगे, क्योंकि प्रोटॉन नंबर इट इज रिलेटेड नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स तो कम ज्यादा भी हो सकते हैं ना, रिएक्शन होगा, लूज हो जाएंगे, गेन कर लेंगे। प्रोटॉन चेंज नहीं होते किसी भी एलिमेंट के, इसीलिए प्रोटॉन जो है वो आइडेंटिटी होता है उस पर्टिकुलर एलिमेंट का। प्रोटॉन नंबर को ही उसका एटॉमिक नंबर कहते हैं, उस हिसाब से पीरियोडिक टेबल में उसकी पोजीशन डिसाइड होती है। दूसरा है मास नंबर। मास नंबर और न्यूक्लियॉन नंबर, इसको रिप्रेजेंट करते हैं ए से, कैपिटल ए से। ठीक है, ये क्या होता है, ये सम होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स का, यानी कि कितने प्रोटॉन है कितने न्यूट्रॉन है, यानी कि जो न्यूक्लियस के अंदर पार्टिकल्स होते हैं उनका सम होता है ये। इसको मास नंबर कहते हैं या एटॉमिक मास भी कहते हैं, कैपिटल ए से रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ रही है? जी सर। अब हम देखेंगे आइसोटोप्स। एक सेकंड और कीजिएगा। अच्छा चलें, आइसोटोप से बात करते हैं। आइसोटोप्स का आइडिया है आपको, पहले केमिस्ट्री में पढ़ा? हाँ बेटा, नो सर, अभी तक तो नहीं पढ़ा मैंने। केमिस्ट्री का कोर्स खत्म हो गया? नहीं सर, अभी नहीं खत्म हुआ केमिस्ट्री का। अच्छा अच्छा, चलो पढ़ लोगे, वहाँ पे पढ़ लोगे। यहाँ पे देखते हैं अभी। एटॉमिक नंबर और मास नंबर तो समझ में आ गया ना आपको? ठीक है, तो अगर आप एटॉमिक नंबर में से मास वो क्या कहते हैं प्रोटॉन नंबर माइनस करोगे तो क्या बचेगा आपके पास? ए माइनस जेड करोगे तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन बच जाएंगे, क्योंकि ए के अंदर न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन होता है, जेड में सिर्फ प्रोटॉन होता है। ए माइनस जेड विल गिव यू नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। ठीक है, आइसोटोप्स क्या है? आइसोटोप्स हैं, दे आर एटम ऑफ सेम एलिमेंट विथ सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। कैसे? एट आइसोटोप्स क्या है, जैसे फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन है मेरे पास, हाइड्रोजन का प्रोटॉन नंबर 1 होता है, यानी कि उसमें प्रोटॉन 1 होता है, लेकिन ये तीनों हाइड्रोजन के आइसोटोप्स हैं। मास नंबर चेंज हो रहा है, प्रोटॉन नंबर क्या होता है, प्रोटॉन नंबर हम लिखते हैं नीचे, तीनों का 1 1 है, कभी भी चेंज नहीं होगा। प्रोटॉन नंबर चेंज हो गया ना तो एलिमेंट ही चेंज हो जाएगा, ये हाइड्रोजन रहेगा ही नहीं, कुछ और हो जाएगा। ठीक है, प्रोटॉन नंबर यूनिक आइडेंटिटी, लेकिन मास नंबर चेंज हो सकता है। हाइड्रोजन में जब 0 न्यूट्रॉन होते हैं तो मास नंबर भी 1 होता है, जब 1 न्यूट्रॉन ऐड हो जाएगा इसमें तो मास नंबर 2 हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, ये आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये दोनों हाइड्रोजन के एटम है, दोनों का प्रोटॉन नंबर सेम है, लेकिन दोनों का मास नंबर डिफरेंट है। इसी तरह तीसरा हाइड्रोजन का जो आइसोटोप है, इसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स 2 हो गए हैं। ठीक है, प्रोटॉन नंबर अभी भी एक ही रहेगा, क्योंकि हाइड्रोजन का ये एटॉमिक नंबर है, प्रोटॉन नंबर है। तो ये क्या कहेंगे हम, ये वाला हाइड्रोजन, ये वाला हाइड्रोजन, ये दोनों पहले वाले के आइसोटोप्स, क्योंकि जो नेचुरली अकरिंग हाइड्रोजन है, जो नॉर्मली एग्जिस्ट करता है, वो ये वाला 1 वाला। ठीक है, क्लियर है? आइसोटोप का मतलब समझ में आया? सर फिर से समझाते हैं। फिर समझाया दो, देखो हाइड्रोजन है, इसका प्रोटॉन नंबर कितना है बताओ? 1 और मास नंबर कितना है? 1 तो इसका मतलब इसमें न्यूट्रॉन कितने हुए? 2 न्यूट्रॉन 0 हुए ना। न्यूट्रॉन क्या होता है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, मास नंबर होता है ना, मास नंबर होता है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। जब प्रोटॉन नंबर ही 1 है, मास नंबर ही 1 है, तो इसका मतलब क्या हुआ, हम यहाँ से देख रहे थे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इक्वल टू ए माइनस जेड, तो ए भी 1 है, जेड भी 1 है, तो 1 माइनस 1 0 हुआ, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 0 हो गए ना, है ना? जी सर। तो इसका मतलब हाइड्रोजन में, पहले वाले हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन नहीं है। दूसरे वाले में देखो, इसका प्रोटॉन नंबर कितना है?
1 और मास नंबर कितना है? 2 तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने हुए? 1 1। तो यहाँ पर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 1 0 थे, यहाँ 1 हो गए। और यहाँ कितने होंगे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन तीसरे में? 1 थर्ड वाले में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 3 3 तो मास नंबर है। मास नंबर माइनस प्रोटॉन नंबर 1 आप ना, नहीं नहीं नहीं, देखो ना, ए माइनस जेड, ऊपर ए होता है नीचे जेड होता है। ए माइनस जेड करोगे तो आपको नंबर ऑफ न्यूट्रॉन मिलेंगे ना। यहाँ पे ए कितना है तीसरे वाले में? ए की वैल्यू कितनी है मास नंबर की? 3 और प्रोटॉन नंबर की वैल्यू कितनी है? 1 तो ए माइनस जेड क्या हो गया? 2 तो यहाँ पर क्या लिखा है देखो, ए माइनस जेड इक्वल टू नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स के लिए आपको ए माइनस जेड करना पड़ेगा। इन तीनों में आपने क्या किया, 1 माइनस 1 0, 2 माइनस 1 1, 3 माइनस 1 2। इस तरह से आप नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकाल लिए। समझ गए बात? जी सर। अच्छा, ये तीनों हाइड्रोजन है, क्यों? क्योंकि तीनों का प्रोटॉन नंबर सेम है। कभी भी किसी एलिमेंट को पहचानना हो ना, तो उसका प्रोटॉन नंबर देख लो, अगर प्रोटॉन नंबर सेम है तो वो दोनों एलिमेंट सेम होंगे। लेकिन तीनों का मास नंबर क्या है, डिफरेंट है ना। एक का 1, एक का 2, एक का 3 है, ऐसे ही है। जी ऐसे ही है सर। ना। तो मास नंबर चेंज किसकी वजह से हो रहा है? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन की वजह से चेंज हो रहा है ना। हम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन वेरी करा रहे हैं, 0 से 1 किया, 1 से 2 किया, तो मास नंबर चेंज हो गया, ऐसे ही है। जी सर। तो इसलिए हम कहेंगे कि तीनों हाइड्रोजन है लेकिन एक दूसरे के आइसोटोप है। ये नॉर्मल नेचुरल अकरिंग हाइड्रोजन है, बाकी सेकंड और थर्ड जो है वो आइसोटोप है। आइसोटोप वो होते हैं जिनके अंदर सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हो लेकिन डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हो। तो इस तरह के एटम्स को कहते हैं आइसोटोप्स। ठीक है, अब हम डेफिनेशन पढ़ते हैं इसकी। दे आर एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट with the same atomic number but different mass number. Isotopes differ in the number of neutrons and in the nuclei, although they have the same number of protons with equal number of orbiting electrons. वही बात जो हमने की कि प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन सेम होंगे लेकिन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन चेंज हो जाएंगे, इस वजह से मास नंबर चेंज हो जाएगा, इसकी वजह से आइसोटोप्स बन जाएंगे वो। ठीक है, कि क्लियर हो गई बात यहाँ तक? हाँ बेटा। जी सर। अब सेकंड एग्जांपल देखो, कार्बन की। कार्बन क्या है, मास नंबर कितना है कार्बन का पहले वाले में? 12 और प्रोटॉन नंबर? 6 तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितना होगा इसके अंदर? 6 ठीक है, दूसरा वाला कार्बन देखो, मास नंबर कितना है? जी सर। दूसरे वाले कार्बन में मास नंबर कितना है? 8 मास नंबर देखो ना, कार्बन मास नंबर। 14 और प्रोटॉन नंबर? 6 तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने हो गए? 8 8। वेरी गुड, ठीक है, क्लियर हो गया। क्लोरीन में बताओ, क्लोरीन में पहले वाले में मास नंबर क्या है? 35 और एटॉमिक नंबर या प्रोटॉन नंबर कितना है? 17 तो कितने न्यूट्रॉन्स हो गए? 18 18। गुड। और दूसरे वाले में क्लोरीन में मास नंबर क्या है? 37 और प्रोटॉन नंबर? 17 तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने हो गए? 20 20। वेरी गुड, ठीक है। तो ये क्या हो रहा है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन की वजह से आइसोटोप बनते जा रहे हैं। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन वेरी होंगे, आइसोटोप बन जाएंगे। लेकिन कहीं पे भी प्रोटॉन नंबर चेंज नहीं होगा, सही है ना। प्रोटॉन नंबर तो एटम का, एटम ही चेंज कर देगा, एलिमेंट ही चेंज कर देगा, ठीक है। कभी भी कार्बन का प्रोटॉन नंबर 17 नहीं हो सकता,
जिसका प्रोटॉन नंबर 17 होगा सिर्फ क्लोरीन होगा। ये पीरियोडिक टेबल की कैलकुलेशन है ना, वरना पीरियोडिक टेबल में सही से कोई चीज रहेगी नहीं। यहाँ तक कोई क्वेश्चन? नो सर।